नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं डेली ट्रिब्यून के साथ और मैं हूं प्रिया राजपूत। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो यकीनन जो ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, क्योंकि सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो पूरे भारत में आप जानते ही, आए दिन मीडिया में खबरें आती हैं जहां पर शिकायतें होती हैं कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो बच्चों को नहीं सुविधा प्रदान की जाती है। और वहीं अगर हम बात कश्मीर घाटी की भी करें तो ऐसे ही हालात है, यहाँ भी देखने को मिलते हैं। पर कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं यहाँ पर जो दिन रात काम करते हैं और जो सूरत है सरकारी स्कूलों की उसको बदलने के पूरे प्रयास करते हैं। जो बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नज़ीर अहमद बढ़ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि आखिरकार आज इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, मकसद क्या है। क्योंकि 2021 में जो मुगु इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा अवार्ड दिया जाता है, जो ऐसे अध्यापकों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हो, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया हो या कुछ बदलाव लाया हो, ये अवार्ड उनको दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे भारत में ये सिर्फ 7 ही अवार्ड जो है वो इस बार दिए गए थे। संख्या आपको बता देते हैं कि 3791 लोगों ने इस बार अप्लाई किया था, जिसमें सिर्फ 7 अवार्ड्स मिले हैं। अब 7 अवार्ड कहां कहां से मिले, पहले इसकी आपको जानकारी दे देते हैं। तनवीर सिंह इनको पंजाब से मिला है, रिया जैन को एमपी से मिला है और सुधांशु शेखर को उड़ीसा से मिला है, मोहम्मद साहब को मुंबई से मिला है और विजय कुमार हिमाचल प्रदेश से उन्होंने अवार्ड जीता है और श्याम जी ने महाराष्ट्र से ये अवार्ड जीता है। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर से भी एक नाम है और ये नाम जो है वो नज़ीर अहमद जो है बट उनका नाम सामने आया है, जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट से प्राइमरी स्कूल से इनका नाम जो है निकलकर सामने आया, जहां पर इनको अवार्ड दिया गया है। जो कि सिर्फ 7 अवार्ड जो थे इस बार पूरे भारत में मिले हैं। कितना बड़ा जो है खुशी की बात है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। और खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही नाम है उन्होंने पूरा बदलाव लाने की कोशिश की है और सरकारी स्कूलों की जो देखने को जो चीजें मिलती हैं उनको बदलाव लाने की कोशिश की। अब क्या कुछ इन्होंने बदलाव लाया है, किस तरह से सरकारी स्कूल्स में चेंज हुआ है, ये इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो डेली ट्रिब्यून में आपका स्वागत है। वेलकम जी। जी, मेरा नाम नज़ीर अहमद भट्ट है। मैं यहाँ 2015 में आया है। 2015 में जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा स्कूल की हालत इस वक्त बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि इस वक्त एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था कि गवर्नमेंट की तरफ से कि जिन स्कूलों में मतलब फैसिलिटी नहीं थी, किसी वजह से रोल कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या एकोमोडेशन नहीं है, उनको बंद किया जाए, यानी इनको क्लब किया जाए। तो तब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, मैंने इनको बताया कि आप मुझे इस स्कूल में डिप्यूट कीजिए ताकि हम देखें वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे यहाँ पे डिप्यूट किया 2015 में। जो ही यहाँ पे मैं आया, वाकई मैंने यहाँ पे देखा कि स्कूल की हालत बहुत ही ख़राब थी। जो पेरेंट्स थे वो रिलेक्टेंट थे यहाँ पे बच्चे भेजने के लिए। तो ये जो आप ग्राउंड इस वक्त देख रहे हैं ये बिल्कुल डंपिंग यार्ड। जी बिल्कुल, हम आपको ग्राउंड की तस्वीरें भी दिखाएंगे और भी स्कूल की पूरी आपको सूरत हाल बाद में दिखाएंगे, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि स्कूल की तबीयत जो है हालात वो किस तरह से बदले। क्योंकि काफी अच्छा देखने को लग नहीं रहा है कि हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में आए हैं, क्योंकि पोस्टर इस तरह से लगे हैं। यहाँ पर जो पूरी हालात है वो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी है। तो सर, सबसे पहले तो हम आपको जो है कांग्रेचुलेशन बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेचुलेशन बोला बहुत जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का आपने नाम रोशन किया है। जी बिल्कुल। और आप ये भी सवाल जो इस तरह से हमारा बनता है कि आपको जो अवार्ड दिया गया है वो आपने स्कूल की जो है वो पूरी तस्वीर बदली हुई है। सबसे पहले आप बताइएगा कि तस्वीर कैसे बदली है और इससे पहले आप कहां पर थे और वहां पर आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं 2000 में एज RET अपॉइंट हुआ है, यानी रहबरी तालीम टीचर एज अपॉइंट में हूँ मैं गाँव के एक प्राइमरी स्कूल में। वहाँ पे उस वक्त सिर्फ 12 बच्चे थे। तो फिर मैंने वहाँ पे 120 तक रोल बढ़ाया है। जब 120 तक रोल बढ़ाया तो वो अपग्रेड हुआ है। इसके बाद वहाँ पे कैल सेंटर मैंने कैल टीचर वहाँ पे काम किया है। मतलब कंप्यूटर एडेड लैब टीचर वहाँ पे मैंने काम किया 2010 तक। 2010 के बाद मुझे गवर्नमेंट ने दूसरी जगह मतलब ट्रांसफ़र किया है। तो इसके बाद 1 साल रहने के बाद मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट ने मुझे एज रिसोर्स पर्सन लिया है जोन की गाँव में। फिर मैंने डाइट में भी काम किया, कुछ ट्रेनिंग्स में भी काम किया है। तो इन ट्रेनिंग के दौरान जब मैं रिसोर्स पर्सन था तो उन्हीं दिनों पता चला कि कई स्कूल है जिनकी फैसिलिटी नहीं है, जिनका रोल तो उनको क्लब किया जाए। तो इस स्कूल की बात भी हुई है। तो जब मीटिंग में स्कूल की बात हुई है तब हमने गवर्नमेंट को बताया, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये स्कूल बंद हो जाए या क्लब हो जाए। आप मुझे वहाँ पे डिप्यूट कीजिए, मैं देखूँ वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरा मान लिया, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया। जो ही यहाँ पे मैं आया तो मैंने सबसे पहले स्कूल की जो हालत देखी है बहुत ही ख़राब थी। ये मतलब इसकी खस्ता हालत थी। तो बच्चे जो यहाँ पे थे उनको भी दिलचस्पी यहाँ पे नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कम्युनिटी के साथ रब्ता किया।
कम्युनिटी के साथ मैंने रब्ता किया, टीचर्स के साथ भी मीटिंग की, फिर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी मैंने ऑन बोर्ड लिया है, क्योंकि ये जो लैंड आप देख रहे हैं इस वक्त, मेन प्रॉब्लम थी कि स्कूल का लैंड ही नहीं था। मतलब यही वजह था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अकोमोडेशन नहीं थी, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी नहीं थी, किचन भी नहीं था, सबसे बढ़कर टॉयलेट फैसिलिटी भी नहीं थी। तो फिर मैंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया, उस वक्त के सरपंच पंच वगैरह से भी बात की, तो उनको एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि हमें 2 कनाल लैंड मिले हैं। जो ही हमें लैंड मिला तो हमने इस पर काम करना शुरू किया। इस वीरान मैदान को हमने मतलब एक खूबसूरत बाग में तब्दील किया। अब अगर आप देखेंगे 2019 से लेकर आज तक जो हमारे बच्चे हैं वो अब इन लेसन्स को मतलब प्रैक्टिस में तब्दील कर रहे हैं इन बागों में। तो फिर हमने धीरे धीरे हमने मतलब इनोवेटिव मेथड्स पर काम करना शुरू किया। इसके बाद हमने कुछ सोसाइटीज़ से भी रब्ता किया, खासकर उरुम्बिदा सोसाइटी, तो वहाँ भी हमें बहुत मदद मिला है इनोवेटिव आइडियाज़ को हासिल करने में। तो मैंने भी उनको कुछ आइडियाज़ दिए हैं, उनकी तरफ से कुछ आइडियाज़ आए, तो हमने एक पढ़ने पढ़ाने का मतलब ये तौर तरीका हमने चेंज किया है। तो यही फिर हमने धीरे धीरे इसको मतलब डेवलप किया है स्कूल को, लेकिन इसमें कम्युनिटी का भी सपोर्ट है। मेरे साथ जो 2 टीचर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट इसमें किया है, तो इस स्कूल की हालत हमने बिल्कुल बदल दी। आज आप देख रहे हैं कि एक मॉडल स्कूल लग रहा है। बिल्कुल। और आपसे जो हमारा ये भी एक सवाल रहेगा कि आपकी टेक्निक्स क्या है यहाँ स्कूल में पढ़ाने की, क्योंकि जो स्कूल की हम तस्वीर बताएं तो वो काफ़ी अच्छी है, और मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल जैसी ही तस्वीर यहाँ पर भी है। तो आप बताइएगा कि टेक्निक्स क्या है, क्या पुराने ही मेथड्स अपनाए जा रहे हैं कि या ऐसी एजुकेशन दी जा रही है वो ज़िंदगी में भी उनके काम आए और स्किलफुल एजुकेशन हो? बिल्कुल। अगर हम ऐसे करें, टेक्निक की बात करें, तो सबसे पहले मैं अपनी बात कहूँगा, मैं ज़्यादा जो डिसिप्लिन पर सबसे मैंने दिया है, क्योंकि जब हम अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे डिसिप्लिन के, तब जाकर बच्चे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब डिसिप्लिन हमने मतलब मेंटेन किया यहाँ पे, तो हमने एक पढ़ने पढ़ाने का तौर तरीका मतलब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। इनको हम कैसे पढ़ाते हैं, हम उनको बाहर ग्राउंड में लेते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, राइम्स पढ़ाते हैं उनको। ऐसे जो ट्रेडिशनल मेथड थे उनको नहीं पढ़ाते हैं, और फ्लैश कार्ड्स के जरिए हम पढ़ाते हैं। ये जो चार्ट्स आप देख रहे हैं सारे मतलब क्लास में देख रहे हैं, उनके जरिए हम उनको पढ़ा रहे हैं। उनको मतलब उनको एक जॉयफुल तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। तो ताकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चे, अगर हमारे 9 बच्चों को आना है तो 8:30 ही यहाँ पे आते हैं। जब हम 12 बच्चे या 12:30 बजे इनको बताएं आपको अब छुट्टी है, तो वो जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, नहीं हम यहाँ पे बैठेंगे। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स कितने अभी जो आपके यहाँ पर? 90 स्टूडेंट्स है। अच्छा, 90 स्टूडेंट्स, एक प्राइमरी स्कूल में 90 स्टूडेंट्स है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि उस दौरान मैं ये आपको बताना भूल गया कि हमने एनरोलमेंट ड्राइव्स भी किए हैं। अच्छा। हम घर घर जाकर उनको बताया कि हम अपने मतलब बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, आप इनको यहाँ पे भेज दीजिए ताकि हम इनको अच्छी तालीम। और इसमें खास बात यह है कि हमने अपने बच्चों को भी स्कूल में दाखिल किया है, तब जाकर लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, जब ये अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाएंगे तो हम क्यों नहीं वहाँ पे उनको। बिल्कुल। हाँ। और आप ये भी बताइएगा कि कोरोना महामारी जिस तरह से चल रही है, कोरोना महामारी के बीच बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको कि स्कूल में भेजने जो है वो बच्चे नहीं भेजते हैं, या और भी बहुत अगर बात करें तो क्या स्टूडेंट्स में भी वो पूरे आपने बता के रखा है कि क्या क्या गाइडलाइंस है एमएचए की, और किस तरह से आप प्रोटोकॉल्स को पूरा फॉलो भी कर रहे हैं, और बच्चों को भी बता रहे हैं कि कोरोना महामारी के बीच अपने आप को बचाकर एजुकेशन करना है, और किस तरह से आप एजुकेशन दे भी रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की अगर बात करें तो क्या स्टूडेंट्स के पास वो पूरे मेथड्स हैं कि किस तरह से जो जूम एप्लीकेशन या स्काइप वो चलाएं, क्या उनको आता है चलाने? अगर ऑफलाइन एजुकेशन होती है तो किस तरह से आप प्रोटोकॉल का यूज करें? बिल्कुल मैम, 2019 तक तो हम ऑफलाइन ही पढ़ाते थे। जब हमने स्कूल को अच्छा बनाया तो तब लड़के इस तरह बच्चे पढ़ते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मतलब बहुत वजूहात हुए हैं। पहले डिस्टर्बेंस हुई है, इसके बाद कोविड का मसला हुआ है। तो हमने बच्चों को 2019 की हम बात करेंगे, 2019 की या 20 की बात करेंगे, तो हमने बच्चों को कम्युनिटी क्लासेस भी लिए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बताया कि आप ऑनलाइन क्लास भी लीजिए हैं। कई बच्चों को हमने ऑनलाइन तालीम भी दी है, क्योंकि सबके पास मोबाइल नहीं थे, इसलिए हमने कम्युनिटी क्लासेस भी ली। हमारे पास पिछले साल 80 बच्चे थे। हम क्या करते थे, 40 बच्चों को हम सुबह मॉर्निंग में कम्युनिटी क्लास देते थे, क्योंकि उनको दूर दूर रखना था, सोशल डिस्टेंस रखनी थी। तो हमने शाम को हम 40 बच्चों को कम्युनिटी, इस दौरान हमने जो कोविड प्रोटोकॉल थे, हमने मतलब कोविड प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने तय किए थे। मतलब इसमें हमने वो मास्क, सैनिटाइजेशन या बाकी चीज़ें जो सोशल डिस्टेंस रखनी थी वो हमने पूरी तरह से। इसमें एक खास चीज़ मुझे नज़र आया, बच्चों को फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे उन्होंने वो जो गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल से हम कैसे कोविड से बचेंगे, यहाँ पे उन्होंने वो सीख लिया है। एक तालीम के साथ साथ वो चीज़ें भी सीख ले ताकि वो घर पे अप्लाई करेंगे।
तो इस साल भी मतलब गवर्नमेंट की परमिशन से हमने स्कूल ग्राउंड में कम्युनिटी क्लासेस लिए हैं। तो 9:30 से 12:30 बजे तक हम कम्युनिटी क्लास लेते हैं। तो इसमें हम बच्चों को मतलब अंदर दाखिल नहीं होने देते हैं, बाहर ग्राउंड में इनको दूर दूर रखते हैं। उनको वहीं पे हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, मास्क इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि आपको किस तरह कोविड से बचना है, इस तरह की जानकारी भी देते हैं। जी, आपसे एक सवाल जो रहेगा वो मेरा पर्सनल सवाल रहेगा, क्योंकि अगर बात गवर्नमेंट स्कूल्स की करें तो ज़्यादातर पेरेंट्स वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या कोई फाइनेंशियली वीक होगा वही अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजता है। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी तरह पढ़ाने वाले टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में हो तो लगता है प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे, लगता है ऐसा? इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे लोकल, यहाँ पे नज़दीकी कुछ प्राइवेट स्कूल भी है, गुडविल स्कूल भी है, आर्मी के गुडविल स्कूल भी है और नज़दीकी प्राइवेट स्कूल भी है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि इसी स्कूल में हम दाखिला लेंगे, क्योंकि वो देखते हैं हम जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उन तक बच्चों की एक्टिविटीज़ पहुँचते हैं, उनके घर तक पहुँचती है। तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये प्रेफर किया कि हम इसी स्कूल में, हालांकि हमें दूर गांव से भी मतलब मैसेजेस आते हैं कि हम यहाँ पे अपने बच्चों को एडमिट करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है, जब टीचर अच्छा काम करेंगे तो लोगों को प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो दाखिला लेंगे ही सरकारी स्कूलों में। बहुत अच्छी आपने बात कही। कहीं ना कहीं स्कूल्स का जो है वो चेहरा तब बदला जाता है जब ऐसे टीचर्स निकलकर सामने आते हैं। जिस तरह से हमने आपको पहले ही बता दिया कि मुगु इंटरनेशनल अवार्ड इस बार इनको मिला है। इनसे ये भी जानने की कोशिश रहेगी कि इससे पहले कौन से इनको अवार्ड्स मिले हैं और कहाँ कहाँ पर इन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। सर, सबसे पहले ये भी बताइए आपकी जिस तरह से इस बार आपको मुगु इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तो इससे पहले आपको कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं और इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। यकीनन आपसे जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स होंगे वो आज अच्छी जगह पर होंगे, कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर्स होंगे और बिल्कुल इतने दूर तक पहुंचे होंगे। तो ये अपना थोड़ा भी बताइए कहाँ कहाँ आपको कौन से सबसे पहले मैं मुगु इंटरनेशनल फाउंडेशन की बात कहूँ तो 6 महीने पहले मैंने अप्लाई इसके लिए किया है, क्योंकि वो बहुत कम लोगों को अवार्ड देते हैं। तो इतनी मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, क्योंकि बहुत कम इसकी जो सक्सेस रेट है वो 0.6% रहती है। फिर भी मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने 6 महीने लगाए इसको जांच करने में, पूरा किसने ग्राउंड पर काम किया। तो जब मैंने देखा रिसेंटली उन 7 लोगों में मेरा नाम भी, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। दरअसल हम अवार्ड से ज़्यादा इतने खुश नहीं होते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं हमारे दिल को तसल्ली होती है कि ये काम हमने किया, ऐसा स्कूल हमने बनाया है, ऐसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, खासकर जो इसमें सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे आते हैं उनको हम मदद करते हैं, तो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें अवार्ड मिलता है, जैसे कि मुगु इंटरनेशनल फाउंडेशन, एक पता नहीं मुझसे बहुत दूर वो ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे वो मतलब ऐसे जानते नहीं है चेहरे से, तो उन्होंने मेरी अप्रिसिएशन की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बूस्ट मिला है। इससे पहले भी एक गवर्नमेंट की तरफ से 2019 में मुझे इंडिपेंडेंस डे पर बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ दिया। और रिसेंटली अगर देखा जाए टीचर्स डे पर भी मुझे अप्रिशिएट किया गया। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की, मैं आपको स्टेट रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन महाराष्ट्र की एक अच्छी ही ऑर्गेनाइजेशन है, तालीम पर वो बहुत काम करते हैं। आप देख भी सकते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च इनोवेशन पर वो काम करते हैं, नई नई टेक्निकों पर वो काम करते हैं। सर फाउंडेशन उसका नाम है, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है। लेकिन उसका उन्होंने भी अनाउंस किया है, वहाँ कोविड की वजह से उसकी मतलब वहाँ पे तकरीब नहीं हुई है। उन्होंने बताया जो हम इसको ऑनलाइन नहीं करेंगे, हम इसको ऑफलाइन करेंगे, वह आपको बुलाएंगे, आपको अपना जो आपने, मैंने एक प्रोजेक्ट उनको दिया है, माई स्कूल विद होम लाइक एनवायरनमेंट, मेरा स्कूल विद होम लाइक एनवायरनमेंट। कैसे मैंने एक होम लाइक एनवायरनमेंट, एक फार्मिंग बैकग्राउंड बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट बनाया है, क्योंकि यहाँ पे गांव में फार्मिंग बैकग्राउंड से किड्स है, उनका ऐसा माहौल यहाँ पे दिया है, उनको लगता है कि हम घर पर है। तो उस पर उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है उस प्रोजेक्ट पर। तो इसके बाद एक ग्लोबल फाउंडेशन है दिल्ली में, एक अलर्ट नॉलेज सर्विसेज, एक ग्लोबल, दुनिया के 500 टीचरों को अवार्ड मिला है वहाँ पे, तो उसमें मेरा नाम भी है। तो इसके अलावा कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, खासकर ये जो श्री अरुणोदेव सोसाइटी का, उन्होंने मुझे ऑनलाइन अप्रिशिएट किया है, जो भी मैंने उनको नई टेक्निक्स दी है। जैसे कि हम आप देख रहे हैं सामने वो टेबल का मैंने चार्ट बना है कि बच्चे ये देख, मतलब उनको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ड्राइंग करते हैं, उस पर लिखते हैं और तब जाकर उनको मतलब ऑटोमेटिकली उनको ये याद होता है। ये बिल्कुल मैंने उनको ये दी, तो उन्होंने उस पर अप्रिशिएट भी किया है और दूसरे स्कूलों में ये अप्लाई होने लगा अब। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, ताकि आप इसी तरह से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हो और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से पढ़कर कुछ अच्छे बन पाए, उनकी ज़िंदगी सुधर पाए। बिल्कुल ऐसा। अभी मुझे अभी लगता है मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। मेरी एक लेवल है, उस लेवल पे अभी उस लेवल तक जाने के लिए अभी बहुत कुछ है। मैं हर पल बेचैन रहता हूँ कि मैं नया करूँ इस स्कूल के लिए। जब मैं बाहर देखता हूँ वो चीज़ वहाँ पे ठीक नहीं है, वो ठीक होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे ठीक है, वो ठीक होना चाहिए,
तो मुझे बेचैन इस चीज़ के लिए मैं बहुत मतलब उमंग मुझे दिल में रहती है, मेरे दिल में रहती है कि मैं उसे ठीक करूं। इसलिए आने वाले अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे यहीं पे रखा है, तो उन्होंने ताउन दिया, मुझे यहाँ पे रखा है, तो आप देखेंगे 2-3 साल में इसकी बहुत मतलब ये बहुत सुधर जाएगा ये। हालांकि हम देखते हैं कि इस सुधरने का भी बहुत इसमें चांसेस है, क्योंकि अभी पहले हम अकोमोडेशन नहीं थी, जितना भी हमने इन 3 कमरों का देखा हमने उनको अच्छी तरह से मेंटेन किया। अब नई बिल्डिंग बनने वाली है, तो इसका हम इससे नई टेक्निक से हम मेरे जहन में है कि हम उसको अब कंप्यूटराइज वहाँ पे एक कमरा रखेंगे ताकि बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन दी जाए। इसके अलावा एक केजी के लिए एक कमरा तैयार करेंगे ताकि उनको मतलब वो मतलब इनोवेटिव तरीके से या जॉयफुल तरीके से वहाँ तालीम हासिल करें। चलिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो अध्यापक हैं उनकी हम कहानी आप तक लाएं, ताकि आपको भी पता चल पाए कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे अध्यापक होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि स्कूल की तस्वीर बदल सके और जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुधर पाए। और आप जी बिल्कुल, एक चीज़ मैं अभी और बताना चाहता हूँ, वो यह है कि मैं सिर्फ मतलब क्लास मतलब स्कूल आवर्स के दौरान काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इस स्कूल के लिए राउंड द क्लॉक काम कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि बच्चों के जो एकेडमिक मतलब लर्निंग गैप है वो दूर हो जाए। ताकि स्कूल आवर्स के दौरान मैं स्कूल में काम करता हूँ, जब स्कूल आवर्स के बाद में मैं पार्क के लिए काम करता हूँ, ग्राउंड के लिए काम करता हूँ, या बाकी चीज़ों के लिए अगर मुझे TLM बनाना होगा तो वो बाद में काम करना पड़ता है ताकि एकेडमिक फील्ड पर असर ना पड़े इसका। चलिए, तो आप भी पूरा अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा कि नज़ीर बट की जो हमने आपको पूरी कहानी बताई कि कितना उन्होंने अच्छा काम किया, इंटरनेशनल अवार्ड भी उनको मुगो का मिला है, और इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले भी उन्होंने जहां पर पढ़ाई करवाई बच्चों को वो आज अच्छी जगह पर हैं। तो इस तरह की जब आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलती हैं तो आपको भी यकीन हो जाता है कि सरकारी स्कूलों की जो तस्वीर है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने के लिए कुछ अध्यापक दिन रात मेहनत करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आपके स्कूल में भी क्या ऐसे ही अध्यापक देखने को मिलते हैं, कि आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की क्या हालात है। फिलहाल अभी के लिए इतनी ही, और जानकारी पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।